नमस्कार बच्चों। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को कुछ निर्देश दे दूं। निर्देश यह हैं कि सभी बच्चे पेन, पेंसिल और कॉपी आपकी और ये पुस्तक, पाठ्य पुस्तक आपकी सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आइए, आज आपकी जो स्क्रीन में दिख रहा है, जो आज का अध्याय है, पाठ है, वह है मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले ये जानेंगे कि इसके जो लेखक हैं, या उन्हें बोल सकते हैं कविता को कौन लिखता है, कवि। तो कवि जो हैं इसके, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। आइए जानते हैं थोड़ा संक्षेप में उनके बारे में कि वो कौन थे, कहाँ से, वो कहाँ रहते थे। ठीक है, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में भी जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनका संक्षेप में थोड़ा सा परिचय आपके लिए है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा, अभी क्या है, उत्तर प्रदेश से प्राचीन में था, अभी उत्तराखंड में, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो चुका है। ठीक है, तो उत्तराखंड के कौसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां चल बसी। आपका पालन पोषण आपकी दादी ने ही किया। आपका वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। अब यहाँ पर क्या है कि इनके जो बचपन का नाम था सुमित्रा नंदन पंत, बचपन का नाम था गुसाई दत्त। बाद में इनका नाम सुमित्रा नंदन रखा गया, सुमित्रा नंदन पंत। अब ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और मैं अपनी ओर से बता देना चाहता हूँ। तो इन्हें जो क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था साहित्य के सेवा, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए इनको। चिदम्बरा की इनकी जो एक महाकाव्य, बहुत बड़ी कृति है, लिखी हुई कृति है, तो उस पर इनको क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सन 1968 में। और 1960 में इनको कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलो आइए जानते हैं इनकी जो कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। कविता यह है, चलो ध्यान से देखेंगे। कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। अब यहाँ पर जो है सुमित्रा नंदन पंत कवि जो हैं, हुआ क्या था बचपन में, जैसे ये पैदा हुए थे, इनकी माँ चल बसी थी, अर्थात इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो ये उसी चीज़ से प्रभाव, उस समय क्या हुआ, इनको उस चीज़ का एक, उनकी जीवन में माँ की कमी रही। तो उसी चीज़ को इन्होंने एक छोटी सी बच्ची, जो आपकी जो इस फोटो में दिख भी रहा होगा, तो छोटी सी बच्ची के रूप में इन्होंने एक कल्पना की, एक ठीक है, अपनी माँ से एक महसूस किया है कि माँ के साथ उनका कैसा एक व्यवहार रहता, या इस ढंग से। ठीक है, तो क्या है उसको हम समझेंगे ध्यान से। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में, छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है, आइए जानते हैं इसका भावार्थ, इसका अर्थ। तो यहाँ पर जो कवि हैं, वो महसूस कर रहे हैं और एक कल्पना कर रहे हैं बच्ची के रूप में, और कह रहे हैं मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि माँ, एक छोटी बच्ची कह रही है उनके रूप में, ठीक है, एक कल्पना में, कि माँ कभी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, और बस हमेशा क्या रहूं, सबसे छोटी रहूं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर। अर्थात क्या है यहाँ पर, कि माँ मैं हमेशा तेरे साथ रहूं, और तेरा जो आंचल है उसे पकड़ कर मैं तेरे साथ घूमूं फिरूं, तेरे साथ ही रहूं। आप लोगों के साथ भी रहा होगा बचपन में, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा, या खुद भी आपने ऐसा किया हो कि अपनी माँ के साथ ही आप कभी पीछे पीछे लगे रहते हो, और आप उस वजह से आप रोते धोते भी हो, आपको पिटाई भी हुई हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बच्ची, मैं कवि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं बच्ची के रूप में।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं, अब क्या है, बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं या तो तू पी, हाँ, बड़ा बनाकर अब हमें क्या करती है, पाल पोस कर हमारी सेवा, बहुत सारी सेवा करके हमारे साथ रह के, ठीक है, तो क्या हमें बड़ा बना देती है। फिर क्या करती है, तू पीछे छलती है मात, और फिर क्या बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या करती है, छलती है, अर्थात हमारे साथ धोखा करती है। कैसे करती है, तब क्या है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब बचपन में क्या होता है कि हमारे हमेशा तो क्या साथ हमारे साथ रहती है, हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ हमें चलना उठना बैठना सब कुछ सिखाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या, साथ नहीं देती फिरती दिन रात, फिर हमारा साथ तो दिन रात नहीं देती है, ठीक है, फिर हमें स्वतंत्र कर देती है। आगे, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब यहाँ पर कह रही है, अपने कर, हाथों से, कर मीन्स कर का अर्थ होता है यहाँ पर हाथ, अपने कर से खिला, हमें अपने हाथों से खिलाती है ना माँ, धुला मुख, और हमारा मुंह को क्या करती है, धोती है, हमारा मुंह साफ करती है, धूल पोंछती है, धूल पोंछ सज्जित कर गात, और हमारे शरीर को, काया को, हमारे शरीर को क्या करती है, सजाती है नए नए वस्त्र पहनाकर, ठीक है। थमा खिलौने, और खिलौनों को क्या हमारे हाथों में रखती है, जो खेलो करके खिलौने से, नहीं सुनाती। अब क्या बता रहे हैं कवि यहाँ पर, नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात। अब हम क्या जब बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या नहीं सुना रही है, सुखद परियों की बात। बचपन जब हम बच्चे थे तो हमें क्या सुनाती थी, कहानियाँ परियों की, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमें अब परियों की कहानी भी नहीं सुना रही है। तो ऐसी बड़ी नहीं हो मैं मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है। बच्ची कह रही है यहाँ पर कि मुझे इतना ऐसा बड़ा नहीं होना है कि मैं सारे सुख, जो बचपन के सारे जो सुख हैं, जो हमारे को मुंह पोंछना, खाना खिलाना अपने हाथों से, ठीक है, हमारे को सजाना, नए नए कपड़े पहनाना, धूल पोंछना हमारे, तो खिलौने से खिलाना, इन ये सारी चीज़ों से खोकर हमें बड़ा नहीं बनना है, हमें सारी चीज़ें करनी है। और तेरा स्नेह न खोऊं मैं, और तेरा प्रेम में जो है कभी न खोऊं, तेरा अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अब कह रही है, कवि कह रहे हैं कि तेरे अंचल की छाया में, बच्ची के रूप में, कि तेरी आंचल की छाया में हमेशा रहूं, छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय, निस्पृह का अर्थ यहाँ पर है बिना कुछ इच्छा के, ठीक है, निस्वार्थ से, और निर्भय यहाँ पर बिना डरे हुए, तो बिना इच्छा के कुछ भी नहीं चाहिए, और बिना डरे हुए तेरी छाया में मैं रहूं, कहूं दिखा दे, और तुझसे कहूं दिखा दे चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय हमें मुझे दिखा दे, ठीक है। तो यह इसका, इस कवि सुंदर सी कविता का भावार्थ था। आगे बढ़ेंगे। अब इसके हैं आगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। ठीक है, तो बताएंगे सभी बच्चे, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, मैंने बताया भी था आपको। तो कविता में बच्ची के द्वारा छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि छोटी बच्ची को माँ का प्यार मिलता है। माँ अपने हाथों से हाथ धुलाकर, साफ सुथरा कर विभिन्न प्रकार के खिलौने थमा देती है। माँ बच्ची को परियों की कहानी सुनाती है, इसलिए वह छोटी होने की कल्पना करती है, इसीलिए, ठीक है। सारे जो एक बचपन में जो सारी चीज़ें माँ करती है, सेवा भाव, हाथ धुलाना, सारे कपड़े पहनाना, ठीक है, बाल संवारना, बहुत सारी चीज़ें, खिलौने देना, तो इन सारी चीज़ों से वंचित वो नहीं होना चाहती है, इसलिए वो क्या कर रही है, छोटी और छोटे होने की कल्पना करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करोगे। कवि, ठीक है, उत्तर देखेंगे। कविता में सबसे छोटी बनकर लगातार माँ का स्नेह पाने की इच्छा छोटी बच्ची करती है, बिल्कुल करती है। बड़ी हो जाने पर माँ का स्नेह उसे उस तरह प्राप्त नहीं होगा जिस तरह छुटपन या अर्थात बचपन में प्राप्त होता रहा है। अतः माँ का स्नेह दुलार पाने के लिए
मैं भी हमेशा छोटा बना रहना चाहूँगा। ठीक है, इसलिए। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। क्या आशय है इसका, क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है? चलो उत्तर देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि का आशय है कि बचपन में छोटी बच्ची के साथ माँ हमेशा उसे अपने पास हमेशा चिपकाए रहती हैं, उसे अपने हृदय से लगाए रहती हैं। बड़े हो जाने पर वह सुविधा बच्चों को नहीं मिल पाती है। फिर माँ द्वारा उसका पालन पोषण उस तरह नहीं होता है जिस तरह छुटपन में होता है, क्योंकि बच्ची अब बड़ी होकर माँ का स्नेह उस तरह से नहीं पा रही है। अतः वह छोटी बनकर माँ का स्नेह हमेशा पाना चाहती हैं। अगला प्रश्न, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ को बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? बच्चे अपने छुटपन में अपनी माँ के करीब होते हैं। माँ उन्हें अपने हृदय से हमेशा लगाए रहती है, अपने हाथों से भोजन कराती है, मुंह धुलाती है, अच्छे से नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर, हाथों पे या हाथों से खिलौने थमाकर परियों की कहानियाँ सुनाती है। इस प्रकार बच्चे अपनी माँ से स्नेह दुलार के बंधन से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल होता है ना, बचपन में माँ मुंह धुलाती है, माँ अच्छे कपड़े पहनाती है, ठीक है, हाथों से खिलौना थमाती है, खेलने के लिए देती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है। ठीक है, चलो आगे। अब है व्याकरण अर्थात है भाषा की बात। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ या उनमें क्या फर्क है, क्या फर्क है? ठीक है, क्या अंतर है, क्या फर्क है? स्नेह, प्रेम, ग्रह और ग्रह में क्या अंतर है? शांति, सन्नाटा में क्या अंतर है? निधन और निर्धन में क्या अंतर है? धूल और राख, ये राखे नहीं है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे देना। ये क्या है, यहाँ पर राख है, राखे नहीं, ठीक है। समान, सामान, राखे नहीं है, राख। ठीक, आगे उत्तर देखेंगे। स्नेह, स्नेह का अर्थ है यहाँ पर छोट जो देखो, प्रेम और स्नेह में अंतर है। स्नेह होता है छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों में के लिए जो प्रेम की भाव होता है उसे बोलते हैं स्नेह। माँ, अब इसका जो वह शब्द वाक्य प्रयोग किया है, माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। बिल्कुल, बच्चे से स्नेह करती है। लेकिन जब प्रेम की बात आएगी तो बड़ों से होता है। जैसे राम और लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है। ठीक है, आपका दोस्त हो सकता है कोई, तो उसका और आपका क्या है, प्रेम एक मिसाल है। ठीक, आगे। शांति, हलचल ना होना, और सन्नाटा, सन्नाटा वातावरण में चुप्पी होना। ठीक है, तो शांति, हलचल ना होना। नेहा, घर में आज इतनी शांति क्यों है? नेहा से पूछा जा रहा है कि आज घर में इतनी शांति क्यों है, कोई हलचल नहीं है। और सन्नाटा, वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है। तो रात के वक्त गांव में सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल छा जाता है ना। अचानक बाघ और चोर आ जाते हैं तो सन्नाटा टूट जाता है। ठीक है, अगला है धूल और राख में क्या अंतर है? धूल है मिट्टी, चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है, बिल्कुल फैल रहा है मिट्टी के रूप में। और राख का क्या अर्थ है? लकड़ी या कोयले से जलने के बाद जो बचा पदार्थ होता है उसे राख कहते हैं। होता है ना राख, कोयले जब जलाते हैं हम, तो राख कोयले से बनती है। बिल्कुल। ग्रह और ग्रह और ग्रह दोनों में अंतर है। नक्षत्र, ग्रह जो होते हैं, चांद तारे, ग्रह नक्षत्र कहते हैं। तो ग्रह नक्षत्र, वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में 8 ग्रह बताए हैं। पहले 9 ग्रह बताए थे, अब एक को अमान्य कर दिया है। ठीक है, प्लूटो ग्रह है, उसको अमान्य कर दिया, तो अभी 8 ग्रह बताए हैं इससे संबंधित ग्रह। अब है, अच्छा ये दोबारा आ गया बच्चों, ठीक है, थोड़ा ये को काट देना, दोबारा से हो गया, इसको काट दो। ठीक है, अब है ग्रह। ग्रह होता है घर, होता है ना, ओजस या कोई भी हो सकता है। राम को गृह कार्य नहीं मिला, घर का कार्य नहीं मिला। ठीक है, घर को बोलते हैं। अब है निधन और निर्धन। निधन होता है मृत्यु, किसी की मृत्यु आती है तो उसे निधन, उसका उनका निधन हो गया, उनका निधन इतने सन में हुआ। ठीक है, तो सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा ना अब सेठ जी का निधन हो गया तो। ठीक है, अब निर्धन क्या है? गरीब। अब क्या है, हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफ़ी हैं, बहुत सारे लोग क्या हैं,
हम और आप जैसे बहुत सारे लोग क्या हैं, निर्धन हैं, ठीक है, अमीर बहुत कम लोग हैं। आगे है आगे देखो, समान और सामान, इन दोनों में अंतर क्या है? समान है बराबर हो, सॉरी हाँ बराबर, समान बोलते ना। तो हमारे देश में सभी लोग समान सभी को क्या मिला हुआ है? समान अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। और सामान क्या होता है? वस्तु। कैसे? घर में सामान बिखरा पड़ा है, ठीक है, तो बाजार से सामान ले आओ, कॉपी किताबें सारे क्या सामान हो जाते हैं। आगे अगला प्रश्न, कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे चार शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। अब यहाँ पर जोड़े हैं जैसे दिन और रात। अब देखो थोड़ा संक्षेप में बता दूं मैं आप लोगों को। दिन योजक चिन्ह डैश बोलते हैं ना, इसे योजक चिन्ह होता है, और रात तो इससे ये होता है एक प्रकार से जब, और इन दोनों में दिन और रात में क्या है? विलोम, विरोधाभास, विलोम है ना, एक दूसरे को उल्टे दिन और रात। तो ये इसे एक समास भी आता है, मैंने एक वीडियो बनाई है समास पे। तो यह जो समास है इसे बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही क्या होता है? आपस में लड़ना, द्वंद्व युद्ध बोलते हैं ना, लड़ना, तो द्वंद्व, तो दोनों में विरोधाभास है, तो दिन और रात। तो उसी प्रकार से कह रहे कुछ शब्द और बनाने, फिर वाक्य भी बनाना है, ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं? आना जाना, है ना, आना योजक चिन्ह है, फिर जाना तो क्या है? बनाइए। आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या आना जाना क्या है? द्वंद्व समास है। छोटा बड़ा सब ये क्या है? द्वंद्व समास है, ठीक है। इसका चलो वाक्य प्रयोग, हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जीवन मरण, जीवन मरण ईश्वर के हाथों में है, बिल्कुल है या नहीं है? सभी को पता है, बिल्कुल है, सत्य है, बिल्कुल। अपना पराया, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर हैं, बिल्कुल हैं, अपना और पराया, ठीक है, कोई नहीं है, सब बराबर हैं। लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है, बिल्कुल देखा होगा आपने। पहले मिठाई की दुकान होती है, फिर पान की दुकान बन जाती है ना, कुछ दिनों के बाद किसी और चीज़ की दुकान होती है, ठीक है, उसको छोड़ो। भला और बुरा, हमें भला बुरा देखकर ही कार्य करना चाहिए, ठीक है, तो भला बुरा अच्छा बुरा देखकर ही हमें कार्य करना चाहिए। तो ये सारे क्या थे? द्वंद्व समास। तो आज आपने हल्का सा क्या संक्षेप में थोड़ा जान लिया है। समास का एक प्रकार होता है द्वंद्व, द्वंद्व समास, तो उसके बारे में भी जान लिया। उन दोनों में क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? दो पद होते हैं, जैसे आना जाना प्रथम पद द्वितीय पद, उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह होता है, और उन दोनों के बीच विरोधाभास या विलोम होगा तो क्या कहलाएंगे? उसे हम कौन सा समास होता है वो बच्चों? द्वंद्व समास भी होता है, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, अगली कक्षा के लिए हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।